तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हान देसुंग अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए मिशन को कंप्लीट कर रहा है। वो कहता है कि यार ये छोटे मोटे मिशन मत दो, मुझे कोई बड़ा मिशन दो। तो अगले मिशन में इसको एक क्राइंग डीमन का सामना करना है और उसको जान से मारना है। और ये वही डीमन है जिसने एक बार नरक में इसको धूल चटा दिया था। तो हम देखते हैं कि वो डीमन देसुंग पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। देसुंग कहता है कि अगर मैं इसी तरह मार खाते रहा तो मेरी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। तभी वो अपने फुली पोटेंशियल से डीमन को एक जोरदार पंच मारने के लिए जाता है, पर उल्टा डीमन ही इसको जोरदार पंच मार देता है। देसुंग के मुंह से खून निकलने लगता है। वो गुस्से में अपने आप से कहता है कि बताओ यार, एक रोता हुआ डीमन भी तुझ पे भारी पड़ रहा है, मतलब कितनी शर्म की बात है। देसुंग कुछ सोच पाता तभी वो डीमन उसके ऊपर एक के बाद एक अनस्टॉपेबल हमला करते रहता है। देसुंग बचने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि डीमन ने अपने हाथों की मुट्ठी में देसुंग को पकड़ लिया था। तभी देसुंग उस क्राइंग डीमन से बोलता है कि अरे अब मुझे याद आया कि तूने मुझे कैसे नरक में हराया था, और साथ ही ये भी याद आ गया कि मैंने तुझे कैसे नरक में धोया था। तभी हम देखते कि पता नहीं कैसे पर देसुंग ने डीमन के हाथों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, और तभी हमें देसुंग के हाथ में वही तलवार दिखता है जो उसके साथ नरक में था। वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं जब चाहे तब तलवार को समन कर सकता हूँ। डीमन गुस्से से लाल होकर देसुंग पे हमला करने के लिए आता है। देसुंग कहता है कि आजा बेटे, तुझे नरक में भेजने का वक्त आ गया है, जा बेबी नरक में जा। और फिर वो बैड एस अंदाज में डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मिशन के कंप्लीट होते ही देसुंग को उसकी बॉडी मिल जाती है जो कि 55% रिकवर हो गया है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग हो गई है तो कोई विंडो को खोल रहा है। तभी देसुंग के माँ की आँख खुल जाती है। वो उस आदमी से पूछती है कि आप कौन हो। जब वो उस आदमी की तरफ गौर से देखती है तो चौंक जाती है। वो कहती है कि देसुंग। तभी हमें देसुंग दिखाया जाता है जो कि एक मॉडल से कम नहीं लग रहा। वो कहता है कि गुड मॉर्निंग मॉम। उसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ देसुंग की रूटीन चेकअप करते हैं, जहाँ देसुंग की मॉम डॉक्टर से पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि इसको 6 महीने लगेंगे पहले जैसा बनने में, और ये तो इतना ज्यादा फिट लग रहा है, ये पॉसिबल कैसे है, वो भी बस 15 दिन में। डॉक्टर कहता है कि अब तो मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं है। और देसुंग के मेडिकल कंडीशन के बारे में मैं तो और ज्यादा स्पीचलेस हूँ। देसुंग की माँ डॉक्टर से पूछती है कि सर किसी कारणवश कहीं हमारा देसुंग वैसा तो नहीं है। हमें यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि देसुंग की माँ किसके बारे में बात कर रही है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं यार, इसके सिम्टम्स अलग है, तो आपको इसके बारे में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। इधर देसुंग स्टाफ को बोलता है कि ओए रगड़ना बंद कर इतने जोर से। स्टाफ बोलता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ आपकी कंडीशन को इतनी सडनली इम्प्रूव होता हुआ देख के। तो देसुंग की माँ भी आखिरकार 10 साल बाद अपने बेटे को फिट देख के खुश होती है। देसुंग कहता है कि अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ना कोई मेरे शरीर के अंग हिल रहे हैं। वो कहता है कि बहुत जल्द मैं अपने ओरिजिनल बॉडी में मूव कर जाऊंगा। इधर हम देसुंग की माँ को देखते हैं जो कि नर्स को थैंक यू बोल रही है। नर्स कहते हैं कि मैम मैंने कुछ नहीं किया, अगर मेरे काम की तुलना उस माँ की ममता से किया जाए जिसने 10 साल अपने बेटे के लिए कितना कुछ सहा, तो उस माँ की ममता के आगे मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ। देसुंग की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती है कि ये चमत्कार से कम नहीं है सच में। देसुंग कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ ने पिछले 10 सालों में मेरी वजह से कितना कुछ सहा है, और अब मुझे मेरी माँ की कसम, मैं उनकी रक्षा करूंगा आज से और अभी से। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे वो होलोग्राफ को आवाज लगाता है। वो कहता है कि पैंथियन। तभी हम देखते हैं कि वो पैंथियन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया है। अंदर जाके वो कहता है कि ये सिस्टम इतना स्लो क्यों है, मुझे मेरी बॉडी जल्दी से जल्दी चाहिए। तो होलोग्राफ कहता है कि अगर आपको बॉडी जल्दी चाहिए तो आप डिफिकल्ट मिशन पहले कीजिए, आपको बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। देसुंग कहता है कि अब जो भी हो जाए मैं अपनी बॉडी इसी बार लेके जाऊंगा। वो डिफिकल्टी लेवल में हेल बोलता है, मतलब नरक। तो होलोग्राफ कहता है कि आपका डिफिकल्टी लेवल अब नरक में एक्सटेंड किया जाता है। तो उसके आगे एक तेज रोशनी आती है जिसमें से एक गोला बाहर निकलता है, और गोले के अंदर से जोरदार बीम निकलती है, और फिर गोला फट जाता है और उसमें से नरक का एक योद्धा बाहर निकलता है। देसुंग कहता है कि वाह, इसकी एंट्री तो वाकई में बहुत धमाकेदार है। जब देसुंग उसकी तरफ देखता है तो चौंक जाता है। वो कहता है कि कम ऑन मैन, ये हो नहीं सकता, क्या सच में ये मैं हूँ? तो होलोग्राफ कहता है कि आपने डिफिकल्टी लेवल हेल चुना था, तो लीजिए आप ही का क्लोन द किंग ऑफ हेल।
तो मिशन ये रहता है कि आपको अपने क्लोन को हराना है। दैसुंग कहता है कि याद आया, मैंने नरक में सबको निपटा दिया था और मैं ही तो था नरक का एब्सोल्यूट रूलर। तो मिशन को कंप्लीट करने के लिए मन ने खुद को ही मारना है। ओके, पर तभी दैसुंग का क्लोन उसके ऊपर बहुत जोरदार हमला करता है। वो किसी तरह अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है, पर शायद दैसुंग ये बात भूल गया था कि जब वो हेल का किंग बना था तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल थी और वो उस वक्त नरक का सबसे पावरफुल बंदा था। तो दैसुंग किसी तरह अपने किंग वाले वर्जन के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर उसका किंग वाला क्लोन कहाँ रुकने वाला था। वो तो अनस्टॉपेबली रूप से उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक पे अटैक करता है। तभी दैसुंग एकदम से घायल हो जाता है। वो कहता है कि डैम इट यार, मैं इसके पावर और स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा, पर मुझे कैसे भी इसको जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा वक्त लिया तो मैं हार जाऊंगा। तभी दैसुंग का क्लोन उसके ऊपर ऑलमाइटी पुश का यूज करता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। उसका पुश इतना पावरफुल था कि दैसुंग दूर जाके गिरता है और उसकी हालत भी खराब हो गई थी। वो कहता है कि साला ऐसा लग रहा है जैसे फेक वाला असली है और मैं फेक हूँ, और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर कोई बात नहीं, वैसे भी तू आज मेरे हाथों से मरने जा रहा है। दैसुंग उसके बाद अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है ब्लड नेचुरलाइजेशन, और फिर जैसे ही उसका क्लोन फुली पोटेंशियल से उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, हम देखते हैं कि दैसुंग के अंदर तलवार घुस गई, पर उसको कोई असर नहीं हो रहा। शायद यही उसकी पावर थी जो उसने अभी दिखाया था। वो अपने क्लोन को कहता है कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसके बाद वो अपने क्लोन का मुंह पकड़ के उसको ग्राउंड पे बहुत जोरदार पटकता है, पर जब वो उसके ऊपर अपने तलवार का इस्तेमाल करता है, वो देखता है कि उसकी तलवार आगे नहीं बढ़ रही और फिर एकदम से वो दूर जाके गिरता है। वो देखता है कि उसका क्लोन वापस से उठ गया है और वो इस बार और भी ज्यादा पावरफुल मोड में दिख रहा है। दैसुंग कहता है कि ओ भाई साहब, इस बंदे ने भी ब्लड नेचुरलाइजेशन का इस्तेमाल किया। मैं तो भूल ही गया था कि वो बंदा भी तो मैं ही हूँ, तो जो मैं कर सकता हूँ वो भी कर सकता है। पर वो कहता है कि रुक जा कमीने, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। वो गुस्से में आके अपने क्लोन को मारने जाता है, पर तभी वो पाता है कि उसके क्लोन की तलवार उसके पीठ में घुस गई है। वो अपने क्लोन को गाली देता है कि साले कमीने, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। पर तभी हम देखते कि उसका क्लोन दैसुंग को बस मारने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि वो बाथरूम में है, जहाँ पे उसकी बॉडी फ्रीज पड़ी है। तभी कोई बाहर से आवाज लगाता है कि कोई अंदर है तो दरवाजा खोलो। दरअसल वो सफाई वाली होती है जो कि बाथरूम की सफाई के लिए आई थी, पर उसको लगता है कि कोई अंदर नहीं है। वो मास्टर की से दरवाजे को खोल ही रही थी कि कोई आके उसको बोलता है कि आपको ऊपर सफाई करनी है। तो वो बिना दरवाजा खोले वहां से चली जाती है, और दरवाजे के अंदर तो हमारे दैसुंग की बॉडी है जो कि अभी पैंथियन के अंदर है। उधर दैसुंग कहता है कि मैं अगर ऐसे ही फाइट करता रहा तो मैं हार जाऊंगा, और अगर मैं हारा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। वो कहता है कि हाँ दैसुंग, तुझे हारना नहीं है, कोई तो तरीका होगा इसको मारने का, सोच यार सोच। तभी उसे अपने द्वारा पैंथियन के अंदर कलेक्ट किए गए इन्वेंटरी की याद आती है। तो वो होलोग्राफ से कहता है कि मुझे इन्वेंटरी दिखाओ। तो होलोग्राफ दिखाता है कि आपका इन्वेंटरी एक्टिव हो गया है। उसके बाद एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर इन्वेंट्री रखी हुई है। दैसुंग उसके अंदर हाथ डाल के कुछ तो बाहर निकाल रहा है, कुछ ऐसा जिसकी मदद से वो अपने किंग वाले वर्जन को हरा पाएगा। वो अपने क्लोन से कहता है कि बास्टर्ड रुक जा, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो हेलो दोस्तों, ये इस मानव का चौथा पार्ट है। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जब दैसुंग अपने हेल किंग वाले वर्जन को नहीं हरा पाता तो वो इन्वेंट्री का यूज करता है। वो कहता है कि हर बार मिशन कंप्लीट करने पे मुझे ये हेल्थ टॉनिक मिलता था और अब इसका इस्तेमाल होगा। पैंथियन दिखाता है कि ये टॉनिक आपके बॉडी का 20% हेल्थ और स्टेमिना रीस्टोर कर देगा। दैसुंग कहता है कि मतलब 5 बॉटल मुझे काफी होंगे इसको हराने के लिए। इधर जब उसका किंग ऑफ हेल वाला क्लोन उसके ऊपर हमला करता है तो वो उससे आराम से बच जाता है, क्योंकि उसने अपने स्टेमिना को रीस्टोर जो कर लिया था। उसके बाद वो अपने क्लोन वर्जन पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। दैसुंग कहता है कि ओ यस, अब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अब बिना देर गवाए मुझे अपना 100% स्टेमिना रीस्टोर कर लेना चाहिए। तो फिर वो एक के बाद एक करके 5 टॉनिक पी लेता है, जिससे कि उसका 100% स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा से अपने हेल किंग वाले वर्जन को जोरदार टक्कर देता है। दैसुंग कहता है कि भले ही मैंने अपना 100% हेल्थ स्टोर कर लिया, पर फिर भी यार ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब तक हेल किंग वाले क्लोन ने उसका गला पकड़ लिया था और फिर वो अपनी तलवार को उसके पेट के आर पर घुसाने ही वाला था कि तभी दैसुंग दोबारा से इन्वेंट्री को आवाज देता है, और फिर देखते हैं कि उन दोनों ने अपने अपने तलवार एक दूसरे के पेट में घुसेड़ दिया है। पर क्योंकि दैसुंग ने आखिरी मौके में इन्वेंट्री को यूज करा था तो उसके पेट में एक
पोर्टल खुल जाता है जिससे वो मरने से बच जाता है। दैसुंग इन्वेंटरी को थैंक्स बोलता है जिसकी मदद से उसका जुआ काम कर गया और वो जीत गया। तो पैंथियन दिखाता है कि द एब्सोल्यूट रूलर यानी कि दैसुंग ने अपनी बॉडी को अचीव कर लिया क्योंकि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू पैंथियन दैसुंग अपने हेल पावर का यूज रियल वर्ल्ड में भी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि दैसुंग को उसकी बॉडी मिल गई और उसका स्ट्रेंथ भी वापस आ गया, पर उसके बॉडी पे अभी भी निशान है जो उसे याद दिलाते हैं कि उसने हेल में जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी। वो सिस्टम को बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, तो सिस्टम कहता है कि आपके लिए एक नया मैसेज आया है। तो वो जब मैसेज को खोल के देखता है तो पढ़ता है कि पैंथियन के सारे राक्षस अपने सम्राट का वेलकम कर रहे हैं और वो चाहते कि उनका सम्राट उनका उद्धार करे। इनडायरेक्टली वो नहीं चाहते कि उनका सम्राट उनको छोड़ के जाए। दैसुंग कहता है कि तुम लोग उस बंदे से मदद मांग रहे हो जो कि तुम लोगों से बचने के लिए 80 साल तक स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि अब मैं सम्राट बन गया हूँ तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए, बाहर में जाओ तुम सब कमीने। वो कहता है कि पैंथियन मुझे बाहर निकालो यहाँ से। उसके बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि पैंथियन के अंदर के सारे राक्षस अपने सम्राट को जाता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दैसुंग एक हाथ से पुशअप लगा रहा है, वो भी 100 के 100। उसको ऐसा करते हुए उसकी माँ और डॉक्टर देख लेते हैं। डॉक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपका बेटा भी एक अवेकन पर्सन है। उसकी माँ कहती है कि पिछली बार वो अलग दिख रहा था, वो नहीं लग रहा था कि कोई अवेकनर है। डॉक्टर कहता है कि उस वक्त अवेकनिंग के एक भी निशान नहीं थे, पर अब तो साफ दिख रहा है कि ये भी एक अवेकनर है। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे प्यारे दैसुंग को ये सब कब हो गया। डॉक्टर कहता है कि हम आपके और आपके बेटे के लिए इतना ही कर सकते थे और आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक बार दी एसोसिएशन से मिल ले। तो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैसुंग उन दोनों की बात को ध्यान से सुन रहा था। वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो रास्ते भर वो अवेकनिंग और एसोसिएशन के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं लोगों की नजर में आए बगैर अपने मिशन कंप्लीट कर लूं, पर मैं गलत था। लोग मुझे नोटिस कर रहे थे और पक्का मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। इन 10 सालों में जब मैं कोमा में था तो आखिर इस अर्थ पे हुआ क्या था। फिर जब वो अपने घर पे पहुंच जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम अंदर चलो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। फिर दैसुंग जैसे ही घर के अंदर जाता है वो देखता है कि एक लड़की अलमारी के अंदर से पैसे निकाल रही है। वो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तभी उसकी मॉम घर के अंदर आती है। वो कहती है कि दैसुंग तुम्हें भूख लगी होगी, तुम क्या खाओगे। तभी उसकी मॉम कहती है कि जीसो तुम कहाँ पे थी इतने देर से, मैंने तुमको इतना कॉल किया, तुमने कॉल भी नहीं उठाया। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा चिंतित थी। तभी दैसुंग को सब याद आ जाता है। वो सोचता है कि भले ही मैं तुमसे इतने साल दूर रहा, पर यार मैं कैसे अपनी इकलौती छोटी बहन को पहचान नहीं पाया। जीसो उसको बोलती है कि अब तुम अच्छी कंडीशन में दिख रहे हो, तुम्हारी बेहोशी के बाद से हमारा हर दिन नरक की तरह था। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी माँ पूछती है कि जीसो तुम कहाँ जा रही हो। तभी कोई दरवाजे पे जोर से लात मारता है और कहता है कि दरवाजा खोलो। तो ये दोनों वही लोग हैं जिनसे दैसुंग की मॉम ने उधार लिया था। वो कहते हैं कि हम 3 तक गिनेंगे, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़ के आ जाएंगे। दैसुंग तो उनकी आवाज सुन के ही गुस्से में आ गया था। वो दोनों दरवाजे पे लात मार के बोलते कि सालो दरवाजा खोलो। दैसुंग की माँ कहती कि जीसो तुम इधर आ जाओ, बाहर मत जाओ। इधर ये कहता है कि मुझे पता है तू अंदर है, चुपचाप दरवाजा खोल। दूसरा आदमी कहता है कि तो ये घर उसी कुतिया का है, उसको लगता है कि वो हमसे बच पाएगी, तो क्या हम दरवाजा तोड़ते। तभी जीसो एकदम से दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि यहाँ पे कितना चिल्लम चोट है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ये कौन है, शायद ये इस परिवार की बेटी है। फिर पहला आदमी घर के अंदर आता है और कहता है कि तू तब से घर में ही थी। दूसरा आदमी अभी भी जीसो को अजीब तरीके से जाते हुए देख रहा था। इधर दैसुंग की मॉम कहती है कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपको कॉल नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा आज ही डिस्चार्ज होके आया है। और वो अपने पर्स में से कुछ पैसा निकाल के कहती है कि अभी मेरे पास इतने रुपए ही है। तभी वो आदमी उसकी माँ को जोर से मुक्का मारता है। गुस्से में दैसुंग बोलता है कि मॉम। वो आदमी कहता है कि साली कुतिया, तेरे इस चिल्लर के लिए हम लोग इतना दूर आए हैं। दैसुंग का खून खोल जाता है। वो उस आदमी को बहुत जोर से पंच मारता है। उस आदमी के मुंह से खून निकल जाता है। तभी वो अपने साथ वाले आदमी को कहता है कि उस बंदे ने मुझे मारा। वो हैरानी से कहता है कि कौन ये। दैसुंग कहता है कि मैं तो खुद तेरे से मिलना चाहता था, अच्छा हुआ तू ही चला आया। वो आदमी बोलता है कि तू तो वो कमीना है जो चल भी नहीं पाता था, तू तो अपनी माँ के पैसों का भी काबिल नहीं है। दैसुंग कहता है कि क्या मैंने तुझे बताया कि मैं नरक में कैसे जिंदा रहा। और वो उसका मुंह पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि क्या बकवास कर रहा है। दैसुंग कहता है कि मुझे जितना मिला ना मैंने लोगों को लौटाया। वो उसको तमाचे पे तमाचा देता है और कहता है कि मैंने कभी 10 गुना तो कभी 100 गुना लौटाया लोगों को। वो उस आदमी को
कहता है कि अरे रुक जा, अभी तो बहुत लौटाना बाकी है तेरे को। वो आदमी कहता है कि साला ये लगता है पागल हो गया है, और फिर वो एक कुर्सी लेके दैसुंग पे जोरदार हमला करता है, पर दैसुंग कुर्सी को तोड़ते हुए उसको जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो तो वहीं पे ढेर हो जाता है। उसको देख के दूसरा आदमी अपनी कमर में से चाकू निकालता है और वो कहता है कि साले कुत्ते के बच्चे, ये चाकू तेरे पेट में ना घुसा दिया तू कहना। और वो दैसुंग पे हमला करने के लिए जाता है, पर दैसुंग उसका हाथ पकड़ के वहीं पे तोड़ देता है। दैसुंग कहता है कि इसी हाथ से तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया था ना, अब ये हाथ ही नहीं रहेगा। उसका हाथ टूटते ही उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। वो दर्द के मारे बोलता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ। दूसरा आदमी कहता है कि तुझे लगता है तू ये सब करके बच जाएगा। दैसुंग कहता है कि फिर तो एक ही रास्ता है, मुझे तुम सबको मार देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी उसकी माँ चिल्लाती कि नहीं दैसुंग, ऐसा मत करो। अपनी माँ के कहने पे दैसुंग उन दोनों को छोड़ देता है। वो उसको बोलते हैं कि हम तुझे देख लेंगे, और वो दोनों वहाँ से अपनी कार में बैठ के भागने लगते हैं। रास्ते में वो अपने साथी से कहता है कि वो कमीना तो हॉस्पिटल में था, यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा हो गया और वो सेम बंदा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो 10 साल से कोमा में था, उतनी ताकत आ गई उसके अंदर। तो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि यार अब मैं प्रेसिडेंट को क्या जवाब दूंगा यार, ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि। तभी वो जीसू को देखता है, वो कहता है कि कार रोक दो। इधर दैसुंग को उसकी माँ कहती है कि जब तुम बेहोश हो गए मैं तुम्हें कितनी हॉस्पिटल में ले गई, बस ये पता करने के लिए कि तुम्हें हुआ क्या है। मैंने अपना घर बेच दिया, अपनी दुकान बेच दी, और यहाँ तक कि मैंने 3 कंपनियों से लोन लिया, इस उम्मीद में कि तुम जल्दी उठोगे, पर मैं फाइनेंशियली सब कुछ खो चुकी थी, और सबका लोन इतनी जल्दी चुकाना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है। दैसुंग पूछता है कि जीसू क्या अभी भी पढ़ाई करती है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। उसने 2 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद उसने रेस्टोरेंट में, कन्वेनियंस स्टोर पे और गैस स्टेशन हर जगह काम किया। वो कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी। दैसुंग कहता है कि आपको उसको रोकना चाहिए था, उसको स्कूल जाना चाहिए था। मैंने उसको रोका था, पर उसने बोला कि मॉम अगर हमें जीना है तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, पर उसने फिर जॉब छोड़ दी। पता नहीं पिछले महीने उसके साथ कुछ हुआ था, अब वो इधर उधर जॉब के लिए भटकती है। दैसुंग कहता है कि आप लोगों ने मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया। उसकी माँ कहती है कि दैसुंग ऐसा मत कहो, हम परिवार है और परिवार में कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तभी उसकी माँ के मोबाइल पे कॉल आता है। वो कहता है कि माँ मुझे दो, ये उन्हीं का कॉल है ना। दैसुंग कॉल उठा के कहता है कि तुम लोगों का इतने से पेट नहीं भरा, तुम्हें और चाहिए क्या। तभी दैसुंग को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि सालो तुम्हारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर से वो आदमी कहता है कि ओए चूतिए, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, और अगर तू 100 मिलियन लेके आ गया तो तेरी बहन जिंदा रहेगी, वरना अगली बार रक्षाबंधन मनाने के लिए कोई नहीं होगा। दैसुंग गुस्से में कॉल काट देता है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ। वो कहता है कि मॉम मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ देर बाद वापस आऊंगा। उसकी माँ कहती है कि बेटा नहीं, बाहर खतरा है, तुम अगर किसी को मारोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, और फिर तुम्हारी माँ भी तुम लोगों के बिना नहीं जी पाएगी। वो कहता है कि मैं किसी को मार के प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये नरक नहीं है। तभी उसके सामने पैंथियन वाला होलोग्राफ आ जाता है। इधर उसकी माँ कहती है कि दैसुंग ध्यान रखना। वो कहता है कि मॉम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इधर पैंथियन दिखाता है कि आप रिटर्न हो रहे हो तो आपको एक बोनस स्किल मिलेगा। वो जब चेक करता है तो पाता है कि कोई स्किल उसके काम का नहीं है। वो कहता है कि यार अभी तो कोई ऐसा स्किल नहीं है जो मेरे काम का हो। इधर हमें दिखाया जाता है उन लोगों का अड्डा, जहाँ पे वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो यहाँ पे आ जाए, और अगर वो आ भी गया तो हमारे पास उसकी बहन है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वो देखते हैं कि चारों तरफ बिजली के कड़कने की आवाज आ रही है, और तो और उनके फ्लोर के नीचे से कुछ तो हलचल हो रहा है। वो देख के चौंक जाता है कि साला ये हो क्या रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्ही ने तो मुझसे पैसे मांगे थे और मैं यहाँ पे पैसे देने आया हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दैसुंग समन शैडो का यूज कर रहा है। वो कहता है कि यही इकलौता स्किल है जो अभी मेरे काम का है। वो समन शैडो को हाथ में लेके एक अर्थ पे पोर्टल खोल देता है, और फिर उसको याद आता है कि जब उसने उस आदमी को पंच मारा था तो उसका ब्लड इसके हुड्डी पे लग गया था। वो उस ब्लड को शैडो के अंदर डाल देता है, जिससे कि शैडो को उसका लोकेशन मिल जाता है, और ये बंदा इसी तरह वहाँ पे पहुँच गया था। उसके बाद तो दैसुंग डिस्ट्रक्टिव मोड में आ गया था। वो एक एक करके सबको कुत्ते की तरह पीटने लगता है।
तभी उनमें से दूसरा आदमी कहता है कि साले कमीने, तू क्या एक अवेकनर है? उसकी बात सुन के जीसो भी चौंक जाती है। दैसुंग कहता है कि अवेकनर ये क्या चीज है? वो आदमी कहता है कि साले मेरे से बकवास मत कर। फिर वो अंदर जाके सबको कहता है कि यहाँ पे एक अवेकनर है, इसको दम भर पीटो। तभी दैसुंग उसके ऊपर जोरदार हमला करता है, वो मुंह के बल गिरता है। इधर सारे लोग दैसुंग पे एक साथ हमला करते हैं, पर वो एक एक करके सबको कुत्ते की तरह पीटता है। और इसी फाइट के बीच में हमें शैडो समनिंग का कुछ पावर भी देखने को मिलता है कि वो एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। इधर दैसुंग ने उन सबको मार मार के कुत्ता बना दिया था। उसके बाद दैसुंग जीसो से मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना? वो जीसो के मुंह के ऊपर से पट्टी हटाता है और कहता है कि तुम क्या घर पे ऐसे ही जाओगी? जीसो पूछती है कि भैया अब आप क्या करने जा रहे हो? दैसुंग कहता है कि तुम्हारे भैया अब इन सब का काम तमाम करने जा रहे हैं और तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। और यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुछ लोगों ने दैसुंग की बहन को किडनैप कर लिया और उसके बदले में 100 मिलियन की फिरौती मांगी। ये सब सुनते ही दैसुंग का खून खोल जाता है। वो तुरंत अपने सुपर पावर की मदद से उनके ठिकाने पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो उन सबको कुत्ते की तरह पीटता है और अपनी बहन को उन लोगों के चंगुल से फ्री करता है। वो अपनी बहन को कहता है कि तुम घर पे जाओ, तुम्हारे भाई को कुछ काम है। और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि उसको क्या काम है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो ऊपर की तरफ जा रहा था, जहाँ पे उसको कुछ और लोग मिलते हैं। दैसुंग उन लोगों को कहता है कि सालों मेरा वक्त बर्बाद मत करो, तुम सब एक साथ आओ। फिर क्या दैसुंग ने बस कुछ मिनटों में ही उन सबको निपटा दिया। और इन्हीं लोगों में से किसी ने एक बंदे को कॉल कर दिया था। वो आदमी गुस्से में कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि मुझे कॉल मत किया कर जब भी मैं बाथरूम में रहूं। उधर से आवाज आती है कि सर ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज आ जाओ, ये मॉन्स्टर हम सबको मार देगा। इधर ये आदमी इतने गुस्से में था कि उसने अपने फोन को बस हाथों से मसल के चूरन बना दिया। इधर हम ऑफिस में लाशों को देख के समझ जाते हैं कि दैसुंग ने इन सबको कुत्ता बना दिया है। उसके बाद वो एक आदमी को मारने जाता है। वो कहता है कि प्लीज मेरे पास मत आओ, पर दैसुंग उसको जोरदार पंच मारता है जिससे वो दीवार से जाके टकराता है। तभी दैसुंग किसी और के सुपर पावर को सेंस करता है और ये वही मसल मैन है। वो अपने हाथों से दैसुंग के जबड़े को पकड़ के उसको ग्राउंड पे दे मारता है। वो दैसुंग से कहता है कि तो तू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैसुंग सोचने लगता है कि जब मैंने सुपर पावर का यूज करा तो मेरी बहन और मेरी माँ कोई नहीं चौके, और ये बंदा भी सुपर पावर का यूज कर रहा है, मतलब ऐसे लोग इस दुनिया में और भी है। उसके बाद दैसुंग अपने सुपर पावर का यूज करके उसके चंगुल से आसानी से छूट जाता है। वो मसल मैन दैसुंग को देख के बोलता है कि तो तेरे पास भी सुपर पावर है। दैसुंग उससे पूछता है कि तू भी एक अवेकनर है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मसल मैन कहता है कि तूने बहुत देर कर दी, मैं तुझे नरक में भेजने आया हूँ। दैसुंग कहता है कि क्या कहा तूने, तू मुझे नरक भेजेगा? तभी उस मसल मैन ने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। वो दैसुंग पे हमला करने आता है। तभी दैसुंग उसको जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुझे क्या लगा, तू अपने कपड़े उतार देगा तो तेरे को क्या कम चोट लगेगी? वो मसल मैन कहता है कि कैसे कैसे तूने मुझे हरा दिया, मैं तो मान ही नहीं सकता कि एक बच्चे ने मुझे हरा दिया। दैसुंग उससे कहता है कि तू मुझे नरक भेजने वाला था ना, तुझे पता भी है नरक होता क्या है, और जब मैं यहाँ पे नहीं था तूने मेरे परिवार को बहुत सताया है। वो मसल मैन कहता है कि ये अवेकनर तो अलग लेवल पे है, मुझे किसी तरह अपनी जान बचानी होगी। वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो दूंगा। दैसुंग कहते हैं कि क्या कहा तूने, पैसे कहाँ है पैसे? वो उस कैबिनेट में है, वहाँ पे एक सेफ हाउस है उसके अंदर। दैसुंग कहता है कि सच में, क्या मैं ले लूं, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दैसुंग उस कैबिनेट के अंदर पैसे लेने जाता है। इधर ये मसल मैन अपनी जान बचा के भागता है। खैर दैसुंग ने उसको भागते हुए देख लिया था। वो कैबिनेट में जाता है तो वहाँ एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुझे अगर जिंदा रहना है तो भाग जा। वो आदमी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। इधर ये मसल मैन भी कार स्टार्ट करके जा रहा था। वो कहता है कि वो चूतिया बच्चा, मैं उसको जान से मार दूंगा। तभी दैसुंग अचानक से उसके पीछे आता है और कहता है कि तूने मुझे कैबिनेट का कोड नहीं बताया। वो आदमी डर के मारे कहता है कि कैसे कैसे तू यहाँ पे आ गया? दैसुंग कहता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तू मुझे कोड बता और तू कहीं पे भी भाग जा, मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। कोड पता करने के बाद दैसुंग उसको छोड़ देता है। उसके बाद वो सारे पैसे एक पोर्टल की मदद से अपने घर पे ट्रांसफर कर देता है। वो पैसों को गिनता है तो कहता है कि 532 मिलियन वॉन, इतने में तो मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। वो कहता है कि इतने पैसों में तो
इतने सारे फ्लैट आ जाएंगे इस सियोल में। उसके बाद वो एक स्मार्टफोन की दुकान में जाता है जहाँ पे उसको एक फोल्डेड फोन बहुत पसंद आता है। वहाँ पे उसे एक पिंक कलर का फोन भी पसंद आता है। वो दुकानदार कहता है कि ये नई टेक्नोलॉजी है और लेडीज लोगों में बहुत पॉपुलर है। शॉपकीपर दोनों फोनों का 4 मिलियन बताता है, वो भी डरते डरते, पर दैसुंग उसको एक झटके में 4 मिलियन दे देता है और दोनों फोन खरीद लेता है। दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, वो खुशी के मारे दुकान को बंद करके वहाँ से चला जाता है। इधर दैसुंग घर पहुँच के अपनी बहन के टेबल पे वो स्मार्टफोन रख देता है। तभी उसे उसकी माँ की आवाज आती है जो कहती है कि बेटा खाना खा लो। दैसुंग कहता है कि नहीं मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे एक दोस्त से मिलना है, और वो एकदम से गायब हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि ये एकदम से कहाँ चला गया। तभी हमें एक होटल दिखाया जाता है जिसके अंदर हम दैसुंग के दोस्त को देखते हैं। वो दैसुंग को आवाज देता है और हाय भी बोलता है। जवाब में दैसुंग भी उसको हाय बोलता है। उसका दोस्त बोलता है कि दैसुंग कितना बदल गया है, ये तो लग ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल वाला बंदा है। उसके बाद ये दोनों मिलके वहाँ पे खाना खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ चानहो दैसुंग से पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है। तो हमारी तरह दैसुंग भी कहता है कि अभी कुछ सोचा नहीं है। तो चानहो कहता है कि दैसुंग अब हम बच्चे नहीं रहे यार, तुम्हें कुछ करना चाहिए। दैसुंग कहता है कि अगर मेरे पास 500 मिलियन हो तो मैं कितनी बिल्डिंग खरीद सकता हूँ। चानहो कहता है कि 500 मिलियन है तुम्हारे पास? खैर 500 मिलियन में तुम्हें सियोल के बाहर एक छोटा सा कमरा रेंट पे जरूर मिल सकता है। दैसुंग तो चौंक जाता है। वो कहता है कि फिर सियोल में अगर मुझे एक अपार्टमेंट लेना हो तो कितने रुपए लगेंगे? चानहो कहता है कि करीब 2 बिलियन के आसपास लग जाएंगे। वो कहता है कि दैसुंग अपने आप को संभालो, ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है जब से तुम बेहोश हुए हो। चानहो के इस बात का दैसुंग कोई जवाब नहीं देता। हाँ, उसके चेहरे पे हल्की सी निराशा जरूर थी। चानहो कहता है कि आंटी ने मुझे बताया कि तुम भी एक अवेकनर हो। दैसुंग कहता है कि देख भाई, पहली और आखिरी बात मैं तभी जवाब दूंगा जब तू मुझे बताएगा कि ये अवेकन होता क्या है। चानहो कहता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, तुझे तो पता भी नहीं होगा ना कि ये सब क्या चीजें हैं। फिर वो दैसुंग को पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि ये कहानी तेरी बेहोशी के चंद दिनों बाद की है, जब अचानक से आसमान में एक दरवाजा खुल गया और नेशनल यूनिट ने पूरी छानबीन की, पर ये मामला कुछ अलग ही था। और कुछ दिनों बाद उन दरवाजों के पीछे से एक मॉन्स्टर की आर्मी बाहर निकलने लगी और वो सारे मॉन्स्टर्स एक के बाद एक इंसानों के ऊपर हमला करने लगे। वैसे तो हमने भी जवाब में उनके ऊपर हाईटेक हथियारों से हमला किया, पर हमारे हथियार का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और फिर तबाही एक के बाद एक बढ़ती चली गई। दैसुंग चौंकते हुए कहता है कि उनके ऊपर कुछ भी काम नहीं आया, यहाँ तक कि बम और बंदूक भी नहीं। चानहो कहता है कि इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई भी हथियार उनके ऊपर काम नहीं करा, पर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उन राक्षसों के हड्डियों से जो हथियार बनाएंगे वो ऑरा वीपन उनके ऊपर काम करेगा, और वो लोग जो ऑरा वीपन का यूज कर सकते हैं उन्हें अवेकनर कहा जाता है, जैसा कि तुम हो दैसुंग। तभी दैसुंग उसको शो ऑफ करने के लिए अपना फोन दिखाता है और कहता है कि तो अवेकनर यानी मेरे जैसा। चानहो कहता है कि तुमने एक फोल्ड फोन खरीदा? दैसुंग कहते कि कितना कूल है ना, उसने बोला कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसीलिए मैंने खरीदा। चानहो कहते कि क्या कहा तुमने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? अरे ये तो फ्री फोन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, अब ये मत कहना कि तुमने इसके पैसे भी दिए, चूतिया कहीं का। चानहो कहता है कि वैसे तुम अपने ऑरा वीपन का यूज नहीं करते, पर अवेकनर उसका यूज करके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और हाँ, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा परफेक्ट और फिट हो गई है। और मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों को तुमने कुत्ते की मौत मारा जो तुम्हारे घर पे आए थे। दैसुंग कहता है कि अच्छा, अगर मैं एक अवेकनर बन जाऊँ तो मुझे कितने पैसे कमाने को मिलेंगे? चानहो उसकी बात को सुन के चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? दैसुंग कहता है कि नहीं, बताओ तो कितना मैं कमा पाऊंगा। तभी एकदम से आसमान में पोर्टल खुलने लगता है और चानहो और दैसुंग उसको देख के हल्का सा घबरा जाते हैं, और फिर वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और लोग देख के उसको घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक गेट है, और तभी उस गेट के पीछे से राक्षस निकलने लगते हैं और वो बहुत ही पावरफुल दिख रहे थे। फिर एक एक करके पूरी राक्षसों की सेना ही नीचे आ जाती है। इंसान उनको देख के घबराने लगते हैं। उसके बाद राक्षसों की पूरी सेना इंसानों के ऊपर हमला कर देती है। इंसान डर के मारे एक दूसरे से कहते हैं कि भागो यहाँ से अपनी जान बचा के। चानहो कहता है कि मैं तो मान ही नहीं सकता कि यहाँ पे भी एक गेट खुल गया। दैसुंग कहता है कि ये राक्षस कितने बदसूरत है, ये तो अलग है जिनसे मैं नरक में लड़ा था। उसके बाद वो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और चानहो से कहता है कि मुझे शायद टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद वो पूरी ताकत से उस पत्थर को एक राक्षस को दे मारता है। दैसुंग देखता है कि वो पत्थर तो उस राक्षस के ऑरा के बाहर ही टकरा के जल के राख हो गई। तभी वो राक्षस दैसुंग को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखता है। चानहो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना
इनके ऊपर गोला बारूद कुछ भी असर नहीं करता। दैसुंग कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। तभी वो राक्षस पूरे एनर्जी के साथ इनके ऊपर हमला करने आता है। चानो कहता है कि डैम इट, सब कुछ खत्म हो गया। पर तभी उसके ऊपर खून के कुछ छींटे उड़ते हैं। वो जब देखता है तो चौंक जाता है। दैसुंग ने एक पंच से उस राक्षस का खोपड़ा ही फोड़ डाला था। चानो कहता है कि ये हो नहीं सकता, तुमने बस अपने मामूली से हाथ से उसका खोपड़ा उड़ा दिया। तभी एक एक करके बहुत सारे राक्षस दैसुंग के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, पर दैसुंग उन सबको अपने पंच से मार मार के बुरा हाल कर देता है। चानो उसके पावर को देख के कहता है कि ये तो ग्रेड बी के भी ऊपर पावर वाला है। फिर वो कहता है कि अभी इन सब के लिए कोई वक्त नहीं है। तभी बहुत सारे राक्षस इन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये राक्षस हमें मार डालेंगे। तभी चानो उन लोगों को कहता है कि आप लोग फिक्र ना करें, मुझे शेल्टर का रास्ता पता है, आप मुझे फॉलो करें। पर तभी ढेर सारे राक्षस इन लोगों का रास्ता आगे से रोक लेते हैं। चानो भी उन राक्षसों को देख के घबरा जाता है। इन्हीं लोगों के बीच में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिनके मम्मी पापा उसको छोड़ के चले गए थे। वो सारे राक्षस उस बच्ची की तरफ बढ़ते हैं, पर वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी कह के। इधर उन राक्षसों ने इंसानों को मारना चालू कर दिया था और तभी उनमें से एक राक्षस उस छोटी बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस बच्ची के ऊपर अपने भाले से जोरदार हमला करता है, पर एन मौके पे चानो आके उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। इधर दैसुंग उन सब राक्षसों को कुत्ते की तरह पीट रहा था। तभी चानो दैसुंग को पुकारता है। वो कहता है कि दैसुंग कहता है कि चानो तुम अभी भी नोजी पर्सन हो, तुम मुझे भटका रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, मैं सब संभाल लूंगा। चानो जवाब में ओके बोलता है और वो कहता है कि सब लोग जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। इसी बीच हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो दैसुंग के फाइट को लाइव दिखा रहा था। लोग कमेंट में कहते कि वाह वो तो अकेला सबको पीट रहा है, वो कितना पावरफुल अवेकनर है। इधर ये यूट्यूबर स्ट्रीमिंग करते करते बहुत ही नजदीक चला गया था। वो देखता है कि राक्षसों ने दैसुंग को चारों तरफ से घेर लिया है। वो दैसुंग की तरफ चिल्ला के कहता है कि दैसुंग तुम्हारे पीछे देखो। तभी उनमें से एक राक्षस दैसुंग को बहुत जोर से पंच मारता है और इससे वो दूर जाके गिरता है। और उस यूट्यूबर ने ये सारा वीडियो रिकॉर्ड किया था। लोग कहते कि शायद वो मर गया, ये तो सुसाइड है, क्योंकि कुछ देर के लिए दैसुंग ने भी कोई रिएक्शन जो नहीं दिया था। इधर हम टनल के नीचे देखते कि वो छोटी बच्ची जिसको चानो ने बचाया था वो आखिरकार अपनी माँ से मिल गई। उसकी माँ उसको गले लगा के कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इधर एक आदमी चानो से पूछता है कि क्या तुम सच में ऊपर जाने का सोच रहे हो? जवाब में चानो कहता है कि हाँ, और वो दैसुंग के बारे में सोचता है। और यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम जल्द ही मिलते हैं, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।